इनसाइडर दो तरह के लोग होते हैं, एक खानासाज और अंदर की खबर रखने वाले, दूसरे कॉर्पोरेट दुनिया के इनसाइडर्स यानी ऐसे दलाल जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली कंपनियों के लिए कारोबार को किक लगाने के लिए कंपनी के बाहर से गाहक नहीं ढूंढते, कंपनी के अंदर ही इनसाइड ट्रेडिंग करके उसका पोर्टफोलियो बढ़ाने की फनकारी जानते हैं। ये वाला कारीगर दोनों नदियों में तैरता है, पाकिस्तानी भी और इंग्लिस्तानी भी। आप सोचते होंगे इनसाइडर का जिक्र कहां से आ गया। इन दिनों इतने ज्यादा आउटसाइडर वतन अजीज के इनसाइडर हो चुके हैं कि बस खुदा की पनाह। नवाज शरीफ के भाई के वज़ीर आज़म होने की वजह से इनसाइडर है, जबकि अदालती मफरूर होने की वजह से आउटसाइडर। वैसे आपस की बात है, अब फासले कुछ ज्यादा अहम नहीं रह गए। कमर्शियल फ्लाइट हो तो इंग्लिस्तान 7.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। सरकारी खर्च पर उड़ने वाला मिफ्ता मुफ्ती का ड्रीम जेट हो तो फासले महसूस ही नहीं होते। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी वाले प्लान ए का क्लाइमेक्स कौम ने मुसलसल देख रखा है। इस दौरान खानदान शरीफा, महल्ला इक्तदारिया और मनी लॉन्ड्रिंग कॉलोनी का मंजर भी देखा, जहां दर्जा बदर्जा हर मफरूद सारे मतलूब एक ही मंत्रा गाते नजर आए, यही कि हम सब मरीज हैं। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की कमेंट्री कौन भूल सकता है, मगर जो ही फ्री फ्लाइट वाले ड्रीम जेट के इंजन को चाबी लगी, नवाज शरीफ जेट रफ्तार से सेहतमंद होकर तैयारी की सीढ़ियां चढ़ दौड़े। इतने रंग इस तेजी से बेचारा गिरगिट भी नहीं बदल सकता। बकौल शाह नियाज अहमद बरेलवी, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं है बादशाह तख्त नशीं, कहीं कासा लिए गदा देखा, कहीं आबिद बना कहीं जाहिद, कहीं रिंदों को पेशवा देखा। नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो प्लान बी बनाया गया, इसके पीछे एक और वापसी भी छुपी हुई थी, अपने जमाने के टार्जन की वापसी। आप इतना फैसला तो खुद कर लें, इन दिनों में से बड़ा टार्जन कौन है। शहर इक़्तिदार के सीना गजट बताते हैं कि नवाज वापसी के प्लान बी को इन 3 मरहलों में तरतीब दिया गया। नंबर 1, प्लान बी का पहला मरहला नवाज शरीफ की वापसी के प्लान का इब्तदाई मरहला पंजाब से शुरू हुआ, जहां पर जोर जबरदस्ती के इलेक्शन के जरिए शहबाज शरीफ का बेटा सीएम बना। प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ के लिए होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रायबंड महल को सब जेल की कैटेगरी में शामिल करना था, जिसके फौरन बाद नवाज शरीफ लाहौर में शाहाना लैंडिंग करते, फिर रेड कारपेट पर चलते हुए वीवीआईपी लाउंज के जरिए सीधे सब जेल यानी रायबंड महल पहुंच जाते, जहां वो फिर से कैद काटना शुरू हो जाते। इसके लिए छोटे भाई ने बड़े भाई के हक में सिंध मॉडल चूज किया, जैसे स्पीकर सिंध, साबका सूबाई वुजरा और वफाकी वुजरा ने सारी हवालात अपने घर में काटी या अस्पताल के वीआईपी कमरों में। चूंकि इनके घरों और कमरों को सिंध सूबाई हुकूमत ने सब जेल करार दे रखा था, इसलिए अदालतें इस तरह की शरीफाना कैद पर रिमार्क्स देने से आगे न बढ़ सकीं। वजह साफ जाहिर थी कि अदालतें एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस प्लान बी पर अमल से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान का मुकदमा हमने लड़ा। प्लान बी को कवर करने वाला इलेक्शन शेड्यूल कैंसिल हो गया, जिसके नतीजे में 17 जुलाई को सूबाई असम्बली के 20 हलकों पर इलेक्शन हुआ। पंजाब में नवाज वापसी के मोहरे को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर आखिरी इलेक्शन का दूसरा राउंड आया और हमजा शहबाज को कुर्सी से यूं उठाया गया जैसे कोई जहां से उठता है। इस तरह से वो बांस ही खत्म हो गया जिसमें से आवाज वापसी की बांसुरी बजाई जानी थी। प्लान बी का दूसरा मरहला, इस मरहले से शहर इक़्तिदार और इसके गिरदोनवा में रायबंड महल जैसे फार्म हाउसेस की तलाश शुरू हुई। नवाज शरीफ वापसी प्लान बी के पहले मरहले की नाकामी के बाद सख्त मुश्तहिल थे। इस इश्तिहाल में पंजाब, जिसे वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते थे, इन्हें वहां 3 अशरों के बाद जिस शिकस्त फाश से दोचार होना पड़ा का फैक्टर भी शामिल था। खैर से ज़िमनी इलेक्शन में जो मजमूई तौर पर हुकूमत वक्त जीत जाती है, वो भी ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ का भाई वज़ीर आज़म और पंजाब का वज़ीर आला सगा भतीजा था। नवाज शरीफ का शेर पिट गया। सख्त गुस्से की हालत में नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ ताकतवरों को लंदन तलब किया, जहां इस प्लान की ताज़ा वारदात प्लान हुई। प्लान बी की आखिरी वारदात, शरीफ फैमिली ने आइन रोन डाला मगर इलेक्शन में शिकस्त खाई। एहतसाब का कानून बदल दिया मगर मुकदमे अब भी भूत की तरह इनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए अब वो फाशिज्म की आखिरी सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। इस कैफियत को समझने के लिए ग्लिम जिम को समझना पड़ेगा। ग्लिम जिम अफगानिस्तान में अमेरिका नवाज जनरल रशीद दोस्तम के धड़े का नाम था। अंग्रेजी में इसका तर्जुमा रोलिंग कारपेट है। अफगानिस्तान से पहले अमेरिका ने वियतनाम की जंग में यही तकनीक अपनाई थी। इसका मतलब है कि वहशत और दहशत की ऐसी लहर जो रास्ते में आने वाले हर एक को कुचल के रखते। ऐसी ही सूरत हाल पर रवायत के बागी शायर जॉन एलिया यूं बोले थे, वक्त दरे मां पजीर था ही नहीं, दिल लगाया था दिल लगा ही नहीं, एक ही अपना मिलने वाला था, ऐसा बिछड़ा कि फिर मिला ही नहीं। क्या हुआ ये किसे नहीं मालूम, क्यों हुआ कोई पूछता ही नहीं। सब कुछ आपके सामने है, मजीद कहने के बजाय अबीर अबू जरी की नसीहत सुन लें। पुलसा नू आखां रिश्वत खोर ते फैदा की, पिछों करदा फिरां टकोर ते फैदा की।